राहुल गांधी की केंद्र सरकार को सलाह, वैक्सीन के लिए सिर्फ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन काफी नहीं, वैक्सीन सेंटर पर वॉक इन करने वाले हर व्यक्ति को लगे टीका। कोरोना खात्मे की ओर यूपी, प्रदेश के सभी 75 जिलों में स्थिति नियंत्रण में, रिकवरी दर 98% तक पहुंची। सीएम ने कहा 3T नीति के संतोषप्रद आए परिणाम। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने किया ऑक्सीजन स्टोरेज बैंक और जनरेटर प्लांट का दौरा। डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया रहे मौजूद। केजरीवाल ने कहा तीसरी लहर के लिए दिल्ली पूरी तरीके से तैयार। और दिवंगत अभिनेता सुशांत के पिता को दिल्ली हाईकोर्ट से झटका। सुशांत की लाइफ पर बनी फिल्म पर रोक नहीं, एक्टर के पिता की याचिका खारिज। नमस्कार, आप देख रहे हैं एएनबी न्यूज। मैं हूं आपके साथ काजल ठाकुर और मैं हूं आपके साथ पल्लवी राजपूत और हमारे खास कार्यक्रम खबर दोपहर में आप सभी का स्वागत है। चलिए अब शुरुआत कर लेते हैं खबरों की। उत्तर प्रदेश में कोरोना खात्मे की ओर है। प्रदेश के सभी 75 जिलों में स्थिति नियंत्रण में है। रिकवरी दर 98% तक पहुंच चुकी है और वहीं पॉजिटिविटी दर की अगर बात करें तो वो मात्र 0.3% ही रह गई है। और वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने टीम 9 की बैठक में कहा कि संक्रमण रोकथाम में ट्रेस, टेस्टिंग और ट्रीट नीति के संतोषप्रद परिणाम मिल रहे हैं और इसलिए पूरी सावधानी बरती जाए। कोरोना टेस्ट की संख्या में कमी नहीं होनी चाहिए। रोजाना लगभग 3 लाख कोविड टेस्ट किए जाएं। मुख्यमंत्री ने यह भी बताया कि प्रदेश में मौजूदा समय में कुल 12,959 कोरोना मरीजों का उपचार हो रहा है। बात पिछले 24 घंटे की कर ले तो पिछले 24 घंटे में कोविड-19 के 700 नए केस सामने आए और इसी अवधि में 1,706 लोग स्वस्थ होकर अपने घर लौट गए। प्रदेश में अब तक कुल 16,66,000 कोरोना संक्रमण से स्वस्थ लोग हो चुके हैं। बीते 24 घंटे में 2,89,809 जांचें हुई हैं। यूपी सर्वाधिक कोविड टेस्ट करने वाला राज्य बन चुका है। और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने आज वैक्सीन लगवाने के लिए पहले ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराए जाने की अनिवार्यता सिस्टम पर सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि सेंटर पर जाने वाले हर व्यक्ति को टीका लगना चाहिए, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन भी काफी नहीं है। इसके अलावा राहुल गांधी ने अपने ट्वीट में लिखा कि वैक्सीन के लिए सिर्फ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन काफी नहीं है। वैक्सीन सेंटर पर वॉक इन करने वाले हर व्यक्ति को टीका मिलना चाहिए। जीवन का अधिकार उनका भी है जिनके पास इंटरनेट नहीं है। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने भी टीकाकरण से पहले कोविन ऐप पर अनिवार्य रूप से रजिस्ट्रेशन करवाने की जरूरत पर सवाल उठाए थे। कोर्ट ने कहा था कि नीति निर्माताओं को जमीनी हकीकत से वाकिफ होना चाहिए और डिजिटल इंडिया की वास्तविक स्थिति को ध्यान में रखना चाहिए। कोर्ट ने यह भी कहा था कि आपको देखना चाहिए कि देश भर में क्या हो रहा है, जमीनी हालात को पता होना चाहिए और उसी के मुताबिक नीति में बदलाव होना चाहिए कि नीति में समय क्या कुछ चल रहा है। अगर हमें ये करना था तो 15-20 दिन पहले करना चाहिए था। उधर दिल्ली हाईकोर्ट से दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत के पिता को फिलहाल कोई राहत नहीं मिल पाई है। दिल्ली हाईकोर्ट ने सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद उनकी जिंदगी पर कथित प्रस्तावित बनाई जाने वाली फिल्मों पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है और एक्टर के पिता की याचिका को इस समय खारिज कर दिया गया है। दरअसल सुशांत के पिता की ओर से दायर याचिका में अभिनेता की जिंदगी पर आधारित कई प्रस्तावित फिल्मों पर रोक लगाने की मांग की गई। सूत्रों के मुताबिक दिल्ली हाईकोर्ट ने बॉलीवुड फिल्म न्याय द जस्टिस के रिलीज पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। और ये फिल्म शुक्रवार को रिलीज होने वाली है। सुशांत के पिता ने आरोप लगाया था कि इस फिल्म के जरिए उनके दिवंगत बेटे की छवि को खराब करने की कोशिश की जा रही है।
सीबीआई ने यस बैंक के साथ कथित तौर पर 466 करोड़ की धोखाधड़ी के मामले में अवंता ग्रुप के संस्थापक गौतम थापर के खिलाफ में केस दर्ज कर लिया है। यह केस अवंता रियलिटी की होल्डिंग कंपनी ऑयस्टर बिल्डेवल द्वारा लोन से संबंधित है। वहीं केंद्रीय जांच एजेंसी ने बुधवार को दिल्ली एनसीआर में उनके कई ठिकानों पर छापेमारी की है। अधिकारियों ने ये जानकारी दी कि सरकारी धन का कथित तौर पर यस बैंक में लगाने से जुड़े एक अन्य मामले में थापर के खिलाफ पहले ही जांच की जा रही है। यह मामला बैंक के मुख्य सतर्कता अधिकारी आशीष विनोद जोशी की 27 मई 2021 को दी गई शिकायत पर दर्ज किया गया था। हॉलीवुड एक्ट्रेस एंजेलिना जोली ने कोरोना वायरस महामारी को लेकर कहा है कि मैं भारत के लोगों से निश्चित तौर पर बहुत ही भारी मन से यह कहना चाहूंगी कि भारतवासी जिस पीड़ा और दुख से गुजर रहे हैं उसे व्यक्त करने के लिए मेरे पास शब्द नहीं है। और आपको ये भी बता दें कि भारत में कोविड-19 से 3,53,528 लोगों की मौत हो चुकी है। हालांकि पहले के मुकाबले अब काफी हद तक भारत ने कोविड-19 पर लगाम लगाने में कामयाबी हासिल कर ली है, लेकिन इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि अभी भी महामारी पर पूरी तरीके से नकेल नहीं कसी गई है। जानकार पहले ही ये दावा कर चुके हैं कि अभी तीसरी लहर का आना बाकी है, जो कि खास तौर पर बच्चों को प्रभावित करेगी। ऐसे में सरकार को चाहिए कि हालात को कंट्रोल करने के लिए पहले से ही एहतियाती कदम उठाए जाएं, ताकि तीसरी बार स्थितियां और भी ज्यादा खराब न होने पाएं। उत्तर प्रदेश के लखनऊ में बेमौसम बरसात ने नगर निगम की पोल खोलकर रख दी है। लखनऊ के पौष इलाकों से लेकर आम इलाकों की सड़कों तक जलभराव इस समय देखने को मिल रहा है, जिसका सीधा असर इस समय आम जनता पर पड़ रहा है। लोग परेशान हैं। कमरों में बैठे नगर निगम के अधिकारियों के लिए जल भराव की समस्या आम हो सकती है, लेकिन पैदल और दोपहिया वाहनों पर जो लोग चलते हैं उनके लिए ये एक इस समय बड़ी समस्या बन गई है। यहां तक कि विधानसभा के गेट नंबर 7 पर भी भयंकर जल भराव देखने को मिल रहा है। बावजूद इसके लखनऊ मेयर और नगर आयुक्त समस्या को लेकर इस समय चुप्पी साधे हुए हैं। एक छोटे से ब्रेक के लिए आप रुकेंगे, जल्द हाजिर होंगे। फतेह किट ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੋ, ਸਟੇਜ 1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ, ਲੈਵਲ 1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ, ਆਪਣੇ ਘਰ 'ਚ ਜਾਓ, ਫਤਿਹ ਕਿਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜੂਗਾ। ਬਿਮਾਰੀ ਕੀ ਦਵਾਈ ਲੈਣੀ ਹੈ, कैसे ਲੈਣੀ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਕਾਗਜ਼ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਆਊਗਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਊਗਾ ਔਰ ਉਹ ਸਮਝਾਊਗਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਲਓ। ਫਤਿਹ ਹੋ ਪੰਜਾਬੀਓ, ਫਿਰ ਫਤਿਹ ਹੋਊਗੀ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों की ओर। मॉनसून की पहली बारिश ने ही देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में कहर बरपाना शुरू कर दिया है। बुधवार की रात करीब 11 बजे मलाड वेस्ट के मालवनी इलाके में एक 4 मंजिला इमारत ढह गई और हादसे में 11 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। इस पूरे हादसे पर बीजेपी नेता किरीट सोमैया ने प्रतिक्रिया दी है। आप भी सुनिए क्या कुछ कहा। कल पहला बारिश, पहला घंटा और पूरी मुंबई डूब गई। आज दूसरा दिन बिल्डिंग गिरी, 12 लोगों की मौत। वह रे ठाकरे सरकार ने मुंबई महापालिका में सिर्फ कमीशन खाने का काम किया है। 200 बिल्डिंगों को नोटिस दी, लेकिन एक भी खाली नहीं करवाई। नोटिस देते पैसे वसूल करते हैं और उसके कारण ये मौतें होती है। पूरी तरह से उद्धव ठाकरे जिम्मेदार है। बिल्डिंग कोलैप्स होता है, आप बीएमसी को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं, ठाकरे सरकार को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। भाई साहब, अभी कुछ दिन पहले तक तो आप उन्हीं के साथ थे, बीएमसी में भी आप साझेदार थे, तब तो आप नहीं कह रहे थे। ऐसा है, देखो आज तो अभी 1.5 साल से तो उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री है, उद्धव ठाकरे जी मेयर है, उद्धव ठाकरे जी कमिश्नर है, तो अभी तो सीधी उनकी जिम्मेदारी है। दूसरी बात, जो 20-25 साल बीएमसी में 20 साल महापालिका में भाजपा ने समर्थन किया, लेकिन राज तो ठाकरे सरकार का ही था।
और गए चुनाव में भी 2017 में मैंने गला फाड़ के कहा था ये माफियाओं की महापालिका बन जाएगी। महिलाओं के खिलाफ बढ़ रहे अपराध हमेशा से ही बड़ी समस्या है। लगातार इस मसले पर समाज में काम करने की सलाह दी जाती है, लेकिन उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग की सदस्य मीना कुमारी का मानना है कि महिलाओं के खिलाफ अपराध बढ़ने की वजह उनका मोबाइल फोन इस्तेमाल करना है। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ पहुंची मीना कुमारी ने यहां बयान दिया कि महिलाओं के प्रति बढ़ रहे अपराधों पर समाज को खुद गंभीर होना पड़ेगा। ऐसे मामलों में मोबाइल एक बड़ी समस्या बनकर आया है। लड़कियां घंटों मोबाइल पर बात करती हैं, लड़कों के साथ उठती बैठती हैं। मीना कुमारी ने कहा कि लड़कियों के मोबाइल फोन भी चेक किए जाते हैं, घर वालों को पता नहीं होता और फिर मोबाइल से बात करते करते लड़कों के साथ साथ इस तरह के कारनामे किए जाते हैं। लड़कियां घर से बाहर निकल जाती हैं, उत्तर प्रदेश महिला आयोग की सदस्य ने कहा। और वहीं उत्तर प्रदेश महिला आयोग की सदस्य मीना कुमारी ने यह अपील की है कि लड़कियों को मोबाइल न दें और अगर मोबाइल दें तो उनकी पूरी मॉनिटरिंग करें। उन्होंने कहा कि इसमें मां की बड़ी जिम्मेदारी है और आज अगर बेटियां बिगड़ गई हैं तो उसके लिए उनकी माताएं ही पूरी तरह से जिम्मेदार हैं। अपनी बेटियों को भी देखना पड़ेगा कहाँ जा रही हैं, क्या है और किस लड़के के साथ बैठ रही हैं। मोबाइल को भी देखना होगा। सबसे पहले मैं सबको यही बोलती हूँ, लड़कियां मोबाइल से बातें करती रहती हैं और यहाँ तक मैटर पहुँच जाता है कि उसको लेके भाग जाती हैं शादी के लिए। अभी एक मैटर है, कल मेरे पास आया है, वाल्मीकि की लड़की है और जाटव का लड़का है और बालमपुर है, बालमपुर प्रेमपुर, उसमें कुछ नहीं है, मेरी ससुराल है वो। और कल लोग मेरे पास आए और उन पर ज़्यादा सख्ती हुई तो उन्होंने फ़ोटो डाल दिए, उन्होंने शादी कर ली दोनों ने। अब गांव के लोग इतना वो हो रहे हैं कि पंचायत करके कहते हैं आमने सामने घर है, हम उसे घुसने नहीं देंगे। तो क्या आप अपील करेंगी कि कम उम्र के बच्चियों को मोबाइल ना दें घर वाले? हाँ, मैं अपील करूँगी घर वाले मोबाइल ना दें बेटियों को, और दें तो उस पर पूरी निगाह रखें। और सबसे पहले मैं माँओं को कहती हूँ अपनी यूपी की शिकोहाबाद की नगर पंचायत मक्खनपुर में अधिकारियों की लापरवाही के चलते इस भीषण गर्मी में 6 दिन से पानी नहीं मिलने से परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। पेयजल संकट को लेकर टूंडला विधानसभा के गांव पहाड़पुर में खूनी संघर्ष तक हो चुका है और उसके बावजूद अधिकारी कुंभकर्णी नींद में सोए हुए हैं। मक्खनपुर में गर्मी को देखते हुए पानी की समस्या जटिल होती जा रही है। लोगों को दूर दूर से समरसेबल से पानी भरकर लाना पड़ता है। अधिकारी पानी की समस्या दूर नहीं कर पा रहे हैं। 7 दिन से पानी नहीं आ रहा, महामारी फैली हुई, जनता बहुत परेशान है। देखो किनके नल समर्थ चल रहा है ये पानी, ये हमारी समर्थ से चल रहा है। 6 दिन से भरवा रहे हो तुम पानी, तो जितने दिनों से पानी नहीं आ रहा उतने 6-7 दिनों से भरवा रहे हैं पानी। तो हमने वहाँ नगर पंचायत शिकायत की थी, नहीं शिकायत नहीं की है। बुलेटिन में फिलहाल वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा, आप बने रहिए हमारे साथ। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं, आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां
दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। ब्रेक के बाद खबर दोपहर में एक बार फिर स्वागत है आपका। हिंदू धर्म में वट सावित्री व्रत सुहागिनों के लिए खास माना जाता है, बेहद खास माना जाता है। अपने पति की लंबी उम्र की कामना करने के लिए पिछले 1 साल से वट सावित्री व्रत का इंतजार कर रही महिलाओं का इंतजार अब पूरा हो गया है। इस पूजा को लेकर वाराणसी के बाजारों में रौनक दिखाई दी। पूजा सामग्री की दुकानों पर महिलाएं खरीदारी करने के लिए पहुंची। मान्यता है कि वट सावित्री व्रत करने से सुहागन महिलाओं को अखंड सौभाग्य और संतान की प्राप्ति होती है। शास्त्री मीना तिवारी के मुताबिक इस बार खास बात यह है कि वट सावित्री व्रत के दिन वृषभ राशि में सूर्य, चंद्रमा, बुध और राहु विराजमान रहेंगे। ज्योतिष शास्त्र में शुक्र को सौभाग्य और वैवाहिक जीवन का कारक माना जाता है। इस दिन वृषभ राशि में चतुर्ग्रही योग बनना बेहद खास माना जा रहा है। वट सावित्री का महत्व तो हमारे यहाँ विविध प्रकार से धर्म ग्रंथों में, पुराण ग्रंथों में उपाख्यान है, जिसमें प्रमुख रूप से सत्यवान और सावित्री की कथा का आख्यान प्राप्त होता है कि एक माता सावित्री जो है व्रत के बल से ऐसे अल्पायु सत्यवान को भी यमराज के मुख से वापस ले आई और विजय को प्राप्त की। ये हमारे यहाँ नारी शक्ति की पूजा का विधान है। ये वट सावित्री व्रत नारी शक्ति की महिमा को वर्णन करता है, नारी शक्ति की प्रतिष्ठा को बतलाता है। उसके साथ साथ प्रकृति के साथ जो शक्ति है, प्रकृति के साथ जो प्रेम है, वट नाम के जो वृक्ष है, उस वट वृक्ष की पूजा करने से उस वट वृक्ष में षोडशोपचार पूजन का भी विधान है, पंचोपचार पूजन का भी विधान है। उसका विधिवत माताएं, हमारी देश की राष्ट्र की माताएं पूजन करती हैं, अर्चन करती हैं। उसके बल से उनके पत्र, पुत्र, प्रपौत्र, वर और पति सबको दीर्घायुष्य की प्राप्ति होती है। इसलिए ये व्रत केवल पति की दीर्घायुष्य के लिए नहीं है, ऐसा लोगों के अंदर एक भ्रम है। ये व्रत जो है, जो माताएं करती हैं, वो पति तो दीर्घायुष्यवान होता ही है, उसके साथ साथ वंश वृद्धि सजायते, वंश की। और खबर दोपहर में एक छोटे से ब्रेक के लिए आप रुकेंगे, जल्द हाजिर होंगे। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਰੋਨਾ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਮੁਹਿੰਮ ਪੂਰੇ ਜ਼ੋਰਾਂ ਤੇ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਲਾਈਨਾਂ 'ਚ ਲੱਗ ਕੇ ਵੈਕਸੀਨ ਲਗਵਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਯੂਥ ਵੀ ਵੱਧ ਚੜ ਕੇ ਵੈਕਸੀਨ ਲਗਵਾਉਣ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 50 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੈਕਸੀਨ ਲੱਗ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੇਫ ਹੈ। ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕੋਵਿਡ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਵਾਇਰਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਹੈ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਲਗਵਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੈਕਸੀਨ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਵੈਕਸੀਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਫਵਾਹਾਂ ਉਡਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਫਵਾਹਾਂ ਤੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਵੈਕਸੀਨ ਲਗਵਾ ਕੇ ਬ੍ਰੇਕ ਲਗਾਈ ਹੈ। ਅਫਵਾਹਾਂ ਤੋਂ ਬਚੋ, ਏਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆ। ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਕੇ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲਵਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਰ ਹੁਣ ਦੇਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ, ਲਾਈਨਾਂ 'ਚ ਲੋਕੀ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਕਿ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲਵਾ ਦਿਓ, ਪਰ ਉਹ ਪਾਗਲ ਥੋੜੀ ਜਿਹੜੇ ਲਾਈਨਾਂ 'ਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲਵਾਉਣ ਨੂੰ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੈਕਸੀਨ ਲਗਵਾ ਚੁੱਕੀ ਸੁਸ਼ਮਾ ਮੋਦਗਿਲ ਨਾਮ ਦੀ ਇੱਕ ਮਹਿਲਾ ਨੇ ਵੈਕਸੀਨ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੇਫ ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੈਕਸੀਨ ਲਗਵਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਸਾਡਾ, ਸਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦਾ ਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਦਾ ਬਚਾਅ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। मेरी लोगों से एक ही अपील है कि वैक्सीन जो है वो एक हमारा अधिकार है और इस अधिकार से हमें पीछे नहीं हटना चाहिए। ये हमें जरूर लगवानी चाहिए क्योंकि इसी से हमारे जो बचाव है और बचाव में ही दूसरों का बचाव है। फर्स्टली हम जब खुद का बचाव करते हैं तभी हम अपनी फैमिली का बचाव करते हैं और दूसरों के साथ जब हम मिलते हैं तो शायद इसमें दूसरे पर्सन को भी हम सेफ रखते हैं। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ਨੂੰ ਸਿੱਧ ਕਰਨ ਲਈ ਖੁਦ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਦੋਨੋਂ ਡੋਜ਼ ਲਗਵਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੈਕਸੀਨ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੇਫ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੈਕਸੀਨ ਲਗਵਾਉਣ ਲਈ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं कुछ और खबरों की ओर। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आज सिरसपुर में दिल्ली सरकार के ऑक्सीजन स्टोरेज और जनरेशन प्लांट का दौरा किया। इस दौरान सीएम केजरीवाल के साथ उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया भी मौजूद रहे। और वहीं मीडिया से मुखातिब होते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि दिल्ली में 171 टन क्षमता के ऑक्सीजन स्टोरेज टैंक बन चुके हैं। और आपको बता दें कि कोरोना की संभावित तीसरी लहर से लड़ने के लिए दिल्ली सरकार पूरी तरीके से तैयारियों में जुटी हुई है। और तीसरी लहर में जिस तरीके से खतरा बच्चों के लिए बताया जा रहा है, ऑक्सीजन की कमी न हो, इसके लिए तैयारियां पूरी की जा रही हैं। दूसरी कोरोना की लहर जो आई थी, इसमें सबसे बड़ी दिक्कत आई थी ऑक्सीजन की कमी हो गई थी। और ऑक्सीजन की कमी की वजह से कुछ दिनों तक काफ़ी ज़्यादा दिल्ली के लोगों को परेशानी भुगतनी पड़ी थी। तो उसकी तैयारियां काफ़ी ज़ोर शोर से चल रही है कि अगर तीसरी लहर आती है तो ऑक्सीजन की कमी नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे हमारे पीछे एक तो ये ऑक्सीजन स्टोरेज टैंक 57 टन का बना है। इसी तरह के 2 ऑक्सीजन टैंक और बन चुके हैं, एक बाबा साहब अम्बेडकर हॉस्पिटल में और दूसरा जीटीबी हॉस्पिटल में, डीडीओ हॉस्पिटल में। तो 3 स्टोरेज टैंक, ऑक्सीजन स्टोरेज टैंक 57 कैपेसिटी ईच, तो 171 टन कैपेसिटी के ऑक्सीजन स्टोरेज टैंक दिल्ली में बन चुके हैं। दूसरी चीज़, यहीं पे हमारे पीछे इधर मैदान में ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट बनने जा रहे हैं, जिनकी 2 ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट होंगे, जिनकी कंबाइंड कैपेसिटी लगभग 13.5 टन होगी। तो इस तरह से दिल्ली के अंदर जगह जगह ऑक्सीजन की सुविधाएं क्रिएट की जा रही हैं कि अगर तीसरी लहर आती है तो ऑक्सीजन की कमी लोगों को नहीं होनी चाहिए। बुलेटिन में रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए ANB न्यूज़। देखते हैं आप, मैं हूं आपके साथ पल्लवी राजपूत। कोरोना की स्थिति दिल्ली में काफी बेकाबू। खबरनामा, खबर से असर तक शाम 5 बजे सिर्फ ANB न्यूज पर। कोरोना वायरस ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹੀ ਹਰਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਲਗਵਾਵਾਂਗੇ। जैसे ही ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਥੋੜੀ ਬਿਮਾਰੀ ਵੀ ਲੱਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਛਾਤੀ 'ਚ ਦਰਦ ਹੈ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਖਾਂਸੀ ਹੋ ਗਈ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ੁਕਾਮ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਮੇਰਾ ਬਦਨ 'ਚ ਦਰਦ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਟ ਨਾ ਕਰੋ, ਟੈਸਟ ਕਰਾਓ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਡਰਾਈਵ ਚਲਾਈ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਆਪਣੀ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾ ਸਕਣ। पूरे पंजाब ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਲਈ ਕੋਵਿਡ ਟੈਸਟਿੰਗ ਕੇਂਦਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਖਾਰ ਜ਼ੁਕਾਮ ਜਿਹੇ ਲੱਛਣ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਤੁਰੰਤ ਆਪਣਾ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਓ। ਕੋਰੋਨਾ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ 104 ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ। तो ਤੁਸੀਂ ਪਲੀਜ਼ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਮੰਨੋ ਕਿ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੁਹੱਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਦੱਸਿਆ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਕਰੋ। हिदायतां दी पालना करके आओ मिल के करिए कोरोना ते फतेह। यही है साडा मिशन फतेह। ब्रेक के बाद खबर दोपहर में एक बार फिर स्वागत है आपका। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने कहा कि सिरसपुरी में 1168 बेड का नया अस्पताल बनाया जा रहा है। केजरीवाल सरकार 15 नए अस्पताल बनाने जा रही है, जिसकी तैयारियां चल रही हैं। उन्होंने कहा कि पहले ऑक्सीजन की समस्या थी। सत्येंद्र जैन ने इसके अलावा और क्या कुछ कहा, वो भी हम आपको सुनाते हैं। 1168 बेड्स का ये नया हॉस्पिटल बनाया जा रहा है। एयर कंडीशन हॉस्पिटल है, शानदार हॉस्पिटल बनाया जाएगा। अब जाके पिक्चर्स भी ले सकते हैं। बेसमेंट का काम हो चुका है, सेकंड बेसमेंट का काम चल रहा है, तो इसको काम को बड़ी तेजी से करने का आदेश दिए गए हैं। भी मुख्यमंत्री जी भी आए थे यहाँ पे दौरा करने के लिए। और इसी कैंपस के अंदर 57 टन का क्रायोजेनिक ऑक्सीजन स्टोरेज टैंकर लगाया गया है और 13.5 टन
कि ऑक्सीजन जनरेशन फैसिलिटी भी स्टार्ट की गई है, जिसमें 1400 सिलेंडर पर डे भरे जाते हैं। 15 हॉस्पिटल्स दिल्ली सरकार नए बना रही है, जिनके ऊपर मैंने पिछले 10 दिन के अंदर विजिट किया सभी में, और सभी को फास्ट पेस पे डाला गया है कि जल्द से जल्द थर्ड वेव के हिसाब से हम जितना भी ज़्यादा से ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कर सकते हैं कोशिश कर रहे हैं। दिल्ली के अंदर जो सबसे बड़ी समस्या आई थी वो ऑक्सीजन की थी। दिल्ली के अंदर डिमांड थी 700 टन पर डे की, सभी राज्यों को 700 जितनी उन्होंने मांगी उतनी दी गई, दिल्ली में 300 टन दी गई थी। तो ऑक्सीजन की सबसे बड़ी समस्या आई थी और ऑक्सीजन के ऊपर सबसे ज्यादा इस पर जोर लगाया जा रहा है। हॉस्पिटल बेड्स की भी सर बहुत ज्यादा, बेड्स की तो दिक्कत नहीं थी, बेड तो आज देखो 28,000 है, उस टाइम पे 20,000 कर दिए गए, अस्पतालों ने कम कर दिए थे बेड क्योंकि ऑक्सीजन नहीं थी। ऑक्सीजन ना होने की वजह से बहुत सारे हॉस्पिटल्स ने अपने बेड कम कर दिए थे। जो समस्या आई थी वो सिर्फ ऑक्सीजन की आई थी। इस बार ऑक्सीजन को भी और हॉस्पिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को और भी बढ़ा रहे हैं। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकेंगे, जल्द हाजिर होंगे। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं, आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। पंजाब कांग्रेस में कलह को खत्म करने के लिए गठित कमेटी आज अपनी रिपोर्ट आला कमान को सौंप सकती है। और इस मामले समेत अन्य मसलों पर राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रतिक्रिया दी है। क्या कुछ कहा है, आपको सुनवाते हैं। ये हमारी एक्सरसाइज जो हो रहे पार्टी को स्ट्रेंथन करने के लिए हो रही है और आजकल में रिपोर्ट पेश किया जाएगा। सभी की बात हमने सुनी है, सभी लीडर्स अपनी अपनी राय दिए हैं, तो इसीलिए हाईकमांड जो हमको कही थी वो काम करके उनको सौंपेंगे। तो क्या जो रिपोर्ट है आज सबमिट कर दिया जाएगा सर? मैं बोला ना आज होगा या कल सुबह होगा, लेकिन आज कल में हो जाएगा। कि एमएसपी तो हर साल बढ़ाते रहते हैं, क्या कोई नई बात नहीं है? क्या उन्होंने नया खोज नहीं किया? लेकिन जो किसान आज रास्ते पे बैठा है कि उन तीनों कानूनों को रद्द करने के लिए, और कम से कम 600 से ज्यादा किसान मर चुके हैं। अब बातचीत करके बुला के वो कानून वापस लेने में इनको दिक्कत क्या है? कौन सा ऐसा उनको आज ये हो रहा है? क्योंकि उसमें खामियां क्या है? खामियां तो कितने बार बताना, खामियां तो बता। ब्लैक मार्केटिंग हो रही है वो कानूनों के वजह से, इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, लोगों को जो जरूरी चीजें हैं वो मिलना है वो नहीं मिल रहे, क्योंकि स्टॉक जो अमीर लोग पैसे हैं, व्यापारी बड़े बड़े, वो लोग स्टॉक कर ले रहे हैं। तो यह सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए सभी पार्टियों ने सलाह पार्लियामेंट में दी है, बाहर भी दी है। उसके अलावा हमारे पार्टी के
नेता श्रीमती सोनिया गांधी जी, मनमोहन सिंह जी, राहुल गांधी जी और हम खुद ही भी दिए हैं। फिर भी वो देखो, वो ट्वीट के बारे में, इसके बारे में बात नहीं करना चाहता। लेकिन जितेंद्र प्रसाद को कांग्रेस में सभी लोग रेस्पेक्ट देते थे, क्योंकि वो पुराने कांग्रेस के घराने से आते थे, वो ट्रेडिशनल कांग्रेसमैन थे और उनको अनदेखी तो नहीं किया गया। वो जनरल सेक्रेटरी थे, इंचार्ज बंगाल थे, वर्किंग कमेटी के मेंबर थे और उसके अलावा उनको हर दफा कंटेस्ट करने के लिए चांस दिया गया है। अब चांस देने के बावजूद फिर भी वो अगर कांग्रेस को ब्लेम करते हैं और जिस आइडियोलॉजी के लिए उनके पिताजी ने और उन्होंने अब तक काम किया, वो सडनली अपना स्टैंड बदल दिए, ये बड़ी दुख की बात है और ऐसा जाना नहीं चाहिए था। तो आज कांग्रेस में उनको भविष्य हो सकता है। कांग्रेस नेता पीएल पुनिया ने कहा कि जितेंद्र प्रसाद का पार्टी छोड़ना दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि उन्हें कांग्रेस पार्टी ने बनाया है और बढ़ाया है, तो वहीं 3 पीढ़ियों से पार्टी से उनका नाता भी जुड़ा हुआ है। लेकिन पार्टी को छोड़ना पार्टी का अपमान जैसा है। इसके अलावा उन्होंने क्या कुछ कहा है वो भी हम आपको सुनाते हैं। जितेंद्र प्रसाद जी कांग्रेस पार्टी छोड़ के भारतीय जनता पार्टी में उन्होंने सदस्यता ग्रहण करने का विषय वास्तव में बहुत ही अनफॉर्चुनेट है, दुर्भाग्यपूर्ण है। ऐसे व्यक्ति को जो कांग्रेस पार्टी ने बढ़ाया, एमपी बनाया, मिनिस्टर बनाया और उसके बाद कांग्रेस वर्किंग कमेटी के सदस्य सीट से जो इंचार्ज वेस्ट बंगाल अभी इलेक्शन हुए उसके भी प्रभारी वो थे, तो इतनी महत्वपूर्ण जिम्मेवारी दी गई, उतना महत्वपूर्ण उनको स्टेटस दिया गया, उसके बावजूद भी अपने स्वार्थ में तो उनको अपना भविष्य स्वार्थ दिखता है, उस वजह से पार्टी छोड़ के और भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन करना, इसलिए जैसे मैंने कहा कि ये वास्तव में बड़े दुर्भाग्यपूर्ण है। देखिए, जितेंद्र प्रसाद जी का ये कहना कि 3 पीढ़ियों से वो कांग्रेस पार्टी से उनका परिवार जुड़ा था, लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी ही केवल एक पार्टी है जो कि लोगों के हित में काम करती है। ये मैं समझता हूँ कि जो निर्णय उनका स्वार्थ में लिया गया है उसको जस्टिफाई करने के लिए इसको पूरा कहा गया है। इनको जब ये स्वीकार किया कि 3 पीढ़ियों से कांग्रेस पार्टी से जुड़े हैं, तो 3 पीढ़ियों में रहने वाले लोग उनको कांग्रेस पार्टी को छोड़ के जाना उनको अपमानित करने जैसा हुआ। एक और छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ रुक रहे हैं, आप देखते रहिए ANB न्यूज। ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਹੱਦ ਤੇ ਵਸਿਆ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਅਲਰਟ ਮੋਡ ਤੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਸੈਂਪਲਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਜ਼ੋਰਾਂ ਤੇ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕੋਰੋਨਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਟੀਮਾਂ ਜੰਗੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਦਿਨ-ਰਾਤ ਕੰਮ ਤੇ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਜੇ ਗੱਲ ਰਿਕਵਰੀ ਦੀ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ 15,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਠੀਕ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਤੇ 3,000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਲੋਕ ਹੋਮ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਵੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰ ਲੈਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇ ਗੱਲ ਸੈਂਪਲਿੰਗ ਦੀ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ 2 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਸੈਂਪਲ ਲਏ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਤੇ 10,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। कोरोना के संबंध ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਟੈਸਟਿੰਗ ਹੈ ਕਾਫੀ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਸੋ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਹੋਰ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਟੈਸਟਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸੋ ਉਸ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਜਿਹੜਾ ਯਤਨ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਡਿਟੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਸਕੇ
ਉਹਨਾਂ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਦਰਅਸਲ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਹੀ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਟੀਮਾਂ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜੋ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪਿੰਡਾਂ ਤੱਕ ਸੈਂਪਲਿੰਗ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿੰਡਾਂ ਲਈ ਕੋਰੋਨਾ ਮੁਕਤ ਮੁਹਿੰਮ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੋਰੋਨਾ ਪਿੰਡ ਮੁਕਤ ਅਭਿਆਨ ਤੇ ਉਸ ਚ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕਰੀਬ 100 ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੈਲਥ ਵੈਲਨੈਸ ਸੈਂਟਰ ਨੇ ਪੂਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਸਾਰੇ 100 ਦੇ 100 ਹੈਲਥ 94 ਹੈ ਆਈ ਐਮ ਨੋਟ ਸ਼ੋਰ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਗ੍ਹਾਵਾਂ ਤੇ ਕੋਵਿਡ ਟੈਸਟਿੰਗ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜੀ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਇਸ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਕੋਪ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੈਲਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਸਮਝਦੀ ਹੈ। ब्रेक के बाद एक बार फिर खबर दोपहर में स्वागत है आपका। जेडीयू नेता राजीव रंजन ने कहा है कि केवल राजनीतिक समर्थन के नाम पर आंदोलन को जिंदा रखना चाहते हैं किसान। किसान आंदोलन के पीछे राजनीतिक दल अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने का काम कर रहे हैं। आप भी सुनिए क्या कुछ कहा उन्होंने। देखिए, संघीय ढांचे की जो भावना है उसको ग्रहण करना केंद्र और राज्य दोनों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। राज्यों की भी जिम्मेवारियां और उनके कर्तव्य निर्धारित हैं, और इसलिए मुझे नहीं लगता है कि एक तरफा हर प्रश्न पर केंद्र के साथ टकराव को कहीं से भी केंद्र राज्य संबंधों की दृष्टि से उचित कहा जा सकता है, इसलिए कि अंततः इसका नुकसान उस राज्य की जनता को भुगतना पड़ता है। और राजनेताओं को ये जरूर ध्यान रखना चाहिए कि उनके सियासी उठापटक या उनके द्वंद्व का नुकसान। सवाल यह है कि अब उनका आंदोलन ऐसे भी हरियाणा और पंजाब को छोड़ दिया जाए तो देश के किसी भी राज्य में इस किसान आंदोलन की कहीं कोई न फॉलोइंग है, न उनको उनके साथ कहीं के किसान संगठन जुड़े हैं। अब ऐसे में केवल राजनीतिक समर्थन के नाम पर इस आंदोलन को अगर जिंदा रखना चाहते हैं तो हम लोग उनको यही कहना चाहेंगे कि इन राजनेताओं से उन्हें ये जरूर पूछना चाहिए कि अलग अलग सरकारों में जब ये मंत्री रहे हैं, चाहे वो टीएमसी के नेतागण हो या जिन दलों के नेताओं से वो समर्थन की बात करते हैं, उन्होंने उस समय किसानों के लिए क्या किया। दरअसल ये सियासत पूरी तरह से किसान आंदोलन को कहीं न कहीं सियासत का इस्तेमाल हो रहा है और राजनीतिक दल किसान। कोरोना की दूसरी लहर में मौत के आंकड़ों को छिपाने का सरकारी खेल अब सामने आने लगा है। बिहार राज्य में तकरीबन 4000 लोगों की मौत का आंकड़ा छिपा लिया गया था। सरकार ने अब तक कोरोना से 5458 मौत होने की जानकारी दी। 24 घंटे में यह आंकड़ा 9429 पर पहुंच गया है। इस पर बिहार के नेताओं की प्रतिक्रियाएं क्या हैं, आपको सुनवाते हैं। बिहार में जो संक्रमित हो रहे हैं, जांच वाले को पहले ही कहा गया है कि अगर पॉजिटिव भी है तो नेगेटिव दिखाओ। आंकड़ा भी गलत पेश किया गया। उस पर हमारे नेता तेजस्वी यादव ने कई बार सवाल उठाया सरकार के जांच पर। और जो आज पेपर हम पढ़ रहे थे उसमें भी आंकड़े छुपाए गए हैं। जो मृत्यु हुए हैं, जिनका पॉजिटिव था, कोरोना था, और सरकार अगर शर्म भी शर्मा जाएगा इस सब आंकड़े को देखकर। जितनी मौत हुई है बिहार में, जो नदियों में तैर रहे थे लाश, ये साबित करता है कि जो आंकड़े पेश किए गए हैं वो गलत है और उससे 5 गुना नहीं 10 गुना लोग मरे हैं। कारण क्या है आंकड़े का खेल का? एक तो पैसा न दे, 4 लाख देना था तो कुछ लोगों को ही दे पाए। जो सरकारी में था उसका तो रिकॉर्ड है, जो सरकारी में नहीं है, वो प्राइवेट में है, उनको ये लोग नहीं दे पा रहे हैं। बिहार सरकार ने अनेकों हॉस्पिटल को कोरोना डेडिकेटेड हॉस्पिटल के रूप में घोषणा की थी। उन हॉस्पिटलों से जो डाटा आया होगा तो निश्चित। इसी के साथ खबर दोपहर में फिलहाल के लिए इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।
ਰੂਰਲ ਕਰੋਨਾ ਵੋਲੰਟੀਅਰਸ ਕਹਿ ਕੇ ਇੱਕ 7 ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਗਰੁੱਪ ਹਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏ। ਉਹ 7 ਮੈਂਬਰ ਦਾ ਗਰੁੱਪ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮੇ ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਮਫਸਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਟੈਸਟ ਕਰੋ, ਜੈਸੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ। ਜਿੱਥੇ ਫਿਰ ਅਗਰ ਕੋਈ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨਿਕਲਿਆ ਉਹ ਕਿਹਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਉਹਨੂੰ ਟ੍ਰੇਸ ਕਰੋ ਕਿ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ ਕਿ ਕਿਹਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਟੈਸਟ ਕਰੋ ਔਰ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਕੋਵਿਡ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨੇ ट्रीट करो। 3 T's, 3 T's, टेस्ट, ट्रेस एंड ट्रीट। ये चीज़ां अगर आप कर सकिए तो तुसी देखो ये अपने पिंड और मोहल्ले कंट्रोल आ सकती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं एएनबी न्यूज। मैं हूं आपके साथ काजल ठाकुर और मैं हूं आपके साथ पल्लवी राजपूत और हमारे खास कार्यक्रम खबर दोपहर में आप सभी का स्वागत है। चलिए अब शुरुआत कर लेते हैं खबरों की। उत्तर प्रदेश में कोरोना खात्मे की ओर है। प्रदेश के सभी 75 जिलों में स्थिति नियंत्रण में है। रिकवरी दर 98% तक पहुंच चुकी है और वहीं पॉजिटिविटी दर की अगर बात करें तो वो मात्र 0.3% ही रह गई है। और वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने टीम 9 की बैठक में कहा कि संक्रमण रोकथाम में ट्रेस, टेस्टिंग और ट्रीट नीति के संतोषप्रद परिणाम मिल रहे हैं और इसलिए पूरी सावधानी बरती जाए। कोरोना टेस्ट की संख्या में कमी नहीं होनी चाहिए। रोजाना लगभग 3 लाख कोविड टेस्ट किए जाएं। मुख्यमंत्री ने यह भी बताया कि प्रदेश में मौजूदा समय में कुल 12,959 कोरोना मरीजों का उपचार हो रहा है। बात पिछले 24 घंटे की कर ले तो पिछले 24 घंटे में कोविड-19 के 700 नए केस सामने आए और इसी अवधि में 1,706 लोग स्वस्थ होकर अपने घर लौट गए। प्रदेश में अब तक कुल 16,66,000 कोरोना संक्रमण से स्वस्थ लोग हो चुके हैं। बीते 24 घंटे में 2,89,809 जांचें हुई हैं। यूपी सर्वाधिक कोविड टेस्ट करने वाला राज्य बन चुका है। और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने आज वैक्सीन लगवाने के लिए पहले ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराए जाने की अनिवार्यता सिस्टम पर सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि सेंटर पर जाने वाले हर व्यक्ति को टीका लगना चाहिए, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन भी काफी नहीं है। इसके अलावा राहुल गांधी ने अपने ट्वीट में लिखा कि वैक्सीन के लिए सिर्फ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन काफी नहीं है। वैक्सीन सेंटर पर वॉक इन करने वाले हर व्यक्ति को टीका मिलना चाहिए। जीवन का अधिकार उनका भी है जिनके पास इंटरनेट नहीं है। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने भी टीकाकरण से पहले कोविन ऐप पर अनिवार्य रूप से रजिस्ट्रेशन करवाने की जरूरत पर सवाल उठाए थे। कोर्ट ने कहा था कि नीति निर्माताओं को जमीनी हकीकत से वाकिफ होना चाहिए और डिजिटल इंडिया की वास्तविक स्थिति को ध्यान में रखना चाहिए। कोर्ट ने यह भी कहा था कि आपको देखना चाहिए कि देश भर में क्या हो रहा है, जमीनी हालात को पता होना चाहिए और उसी के मुताबिक नीति में बदलाव होना चाहिए कि नीति में समय क्या कुछ चल रहा है। अगर हमें ये करना था तो 15-20 दिन पहले करना चाहिए था। उधर दिल्ली हाईकोर्ट से दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत के पिता को फिलहाल कोई राहत नहीं मिल पाई है। दिल्ली हाईकोर्ट ने सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद उनकी जिंदगी पर कथित प्रस्तावित बनाई जाने वाली फिल्मों पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है और एक्टर के पिता की याचिका को इस समय खारिज कर दिया गया है। दरअसल सुशांत के पिता की ओर से दायर याचिका में अभिनेता की जिंदगी पर आधारित कई प्रस्तावित फिल्मों पर रोक लगाने की मांग की गई। सूत्रों के मुताबिक दिल्ली हाईकोर्ट ने बॉलीवुड फिल्म न्याय द जस्टिस के रिलीज पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। और ये फिल्म शुक्रवार को रिलीज होने वाली है। सुशांत के पिता ने आरोप लगाया था कि इस फिल्म के जरिए उनके दिवंगत बेटे की छवि को खराब करने की कोशिश की जा रही है।
सीबीआई ने यस बैंक के साथ कथित तौर पर 466 करोड़ की धोखाधड़ी के मामले में अवंता ग्रुप के संस्थापक गौतम थापर के खिलाफ में केस दर्ज कर लिया है। यह केस अवंता रियलिटी की होल्डिंग कंपनी ऑयस्टर बिल्डेवल द्वारा लोन से संबंधित है। वहीं केंद्रीय जांच एजेंसी ने बुधवार को दिल्ली एनसीआर में उनके कई ठिकानों पर छापेमारी की है। अधिकारियों ने ये जानकारी दी कि सरकारी धन का कथित तौर पर यस बैंक में लगाने से जुड़े एक अन्य मामले में थापर के खिलाफ पहले ही जांच की जा रही है। यह मामला बैंक के मुख्य सतर्कता अधिकारी आशीष विनोद जोशी की 27 मई 2021 को दी गई शिकायत पर दर्ज किया गया था। हॉलीवुड एक्ट्रेस एंजेलिना जोली ने कोरोना वायरस महामारी को लेकर कहा है कि मैं भारत के लोगों से निश्चित तौर पर बहुत ही भारी मन से यह कहना चाहूंगी कि भारतवासी जिस पीड़ा और दुख से गुजर रहे हैं उसे व्यक्त करने के लिए मेरे पास शब्द नहीं है। और आपको ये भी बता दें कि भारत में कोविड-19 से 3,53,528 लोगों की मौत हो चुकी है। हालांकि पहले के मुकाबले अब काफी हद तक भारत ने कोविड-19 पर लगाम लगाने में कामयाबी हासिल कर ली है, लेकिन इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि अभी भी महामारी पर पूरी तरीके से नकेल नहीं कसी गई है। जानकार पहले ही ये दावा कर चुके हैं कि अभी तीसरी लहर का आना बाकी है, जो कि खास तौर पर बच्चों को प्रभावित करेगी। ऐसे में सरकार को चाहिए कि हालात को कंट्रोल करने के लिए पहले से ही एहतियाती कदम उठाए जाएं, ताकि तीसरी बार स्थितियां और भी ज्यादा खराब न होने पाएं। उत्तर प्रदेश के लखनऊ में बेमौसम बरसात ने नगर निगम की पोल खोलकर रख दी है। लखनऊ के पौष इलाकों से लेकर आम इलाकों की सड़कों तक जलभराव इस समय देखने को मिल रहा है, जिसका सीधा असर इस समय आम जनता पर पड़ रहा है। लोग परेशान हैं। कमरों में बैठे नगर निगम के अधिकारियों के लिए जल भराव की समस्या आम हो सकती है, लेकिन पैदल और दोपहिया वाहनों पर जो लोग चलते हैं उनके लिए ये एक इस समय बड़ी समस्या बन गई है। यहां तक कि विधानसभा के गेट नंबर 7 पर भी भयंकर जल भराव देखने को मिल रहा है। बावजूद इसके लखनऊ मेयर और नगर आयुक्त समस्या को लेकर इस समय चुप्पी साधे हुए हैं। एक छोटे से ब्रेक के लिए आप रुकेंगे, जल्द हाजिर होंगे। राष्ट्र धर्म रात 8 बजे सिर्फ ANB न्यूज पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों की ओर। मानसून की पहली बारिश ने ही देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में कहर बरपाना शुरू कर दिया है। बुधवार की रात करीब 11 बजे मलाड वेस्ट के मालवानी इलाके में एक 4 मंजिला इमारत ढह गई और हादसे में 11 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। इस पूरे हादसे पर बीजेपी नेता किरीट सोमैया ने प्रतिक्रिया दी है। आप भी सुनिए क्या कुछ कहा। कल पहला बारिश, पहला घंटा और पूरी मुंबई डूब गई। आज दूसरा दिन बिल्डिंग गिरी, 12 लोगों की मौत। वह रे ठाकरे सरकार ने मुंबई महापालिका में सिर्फ कमीशन खाने का काम किया है। 200 बिल्डिंगों को नोटिस दी, लेकिन एक भी खाली नहीं करवाई। नोटिस देते पैसे वसूल करते हैं और उसके कारण ये मौतें होती है। पूरी तरह से उद्धव ठाकरे जिम्मेदार है। बिल्डिंग कोलैप्स होता है, आप बीएमसी को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं, ठाकरे सरकार को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। भाई साहब, अभी कुछ दिन पहले तक तो आप उन्हीं के साथ थे, बीएमसी में भी आप साझेदार थे, तब तो आप नहीं कर रहे थे। ऐसा है, देखो आज तो अभी 1.5 साल से तो उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री है, उद्धव ठाकरे जी मेयर है, उद्धव ठाकरे जी कमिश्नर है, तो अभी तो सीधी उनकी जिम्मेदारी है। दूसरी बात, जो 20-25 साल बीएमसी में 20 साल महापालिका में भाजपा ने समर्थन किया, लेकिन राज तो ठाकरे सरकार का ही था। और गए चुनाव में भी 2017 में मैंने गला फाड़ के कहा था ये माफियाओं की महापालिका बन जाएगी।
महिलाओं के खिलाफ बढ़ रहे अपराध हमेशा से ही बड़ी समस्या है। लगातार इस मसले पर समाज में काम करने की सलाह दी जाती है, लेकिन उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग की सदस्य मीना कुमारी का मानना है कि महिलाओं के खिलाफ अपराध बढ़ने की वजह उनका मोबाइल फोन इस्तेमाल करना है। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ पहुंची मीना कुमारी ने यहां बयान दिया कि महिलाओं के प्रति बढ़ रहे अपराधों पर समाज को खुद गंभीर होना पड़ेगा। ऐसे मामलों में मोबाइल एक बड़ी समस्या बनकर आया है। लड़कियां घंटों मोबाइल पर बात करती हैं, लड़कों के साथ उठती बैठती है। मीना कुमारी ने कहा कि लड़कियों के मोबाइल फोन भी चेक किए जाते हैं, घर वालों को पता नहीं होता और फिर मोबाइल से बात करते करते लड़कों के साथ साथ इस तरह के कारनामे किए जाते हैं। लड़कियां घर से बाहर निकल जाती हैं, उत्तर प्रदेश महिला आयोग की सदस्य ने कहा। और वहीं उत्तर प्रदेश महिला आयोग की सदस्य मीना कुमारी ने यह अपील की है कि लड़कियों को मोबाइल न दें और अगर मोबाइल दें तो उनकी पूरी मॉनिटरिंग करें। उन्होंने कहा कि इसमें मां की बड़ी जिम्मेदारी है और आज अगर बेटियां बिगड़ गई हैं तो उसके लिए उनकी माताएं ही पूरी तरह से जिम्मेदार हैं। अपनी बेटियों को भी देखना पड़ेगा, कहाँ जा रही हैं, क्या है और किस लड़के के साथ बैठ रही हैं। मोबाइल को भी देखना होगा। सबसे पहले मैं सबको यही बोलती हूँ, लड़कियां मोबाइल से बातें करती रहती हैं और यहाँ तक मैटर पहुँच जाता है कि उसको लेके भाग जाती हैं शादी के लिए। अभी एक मैटर है, कल मेरे पास आया है, वाल्मीकि की लड़की है और जाटव का लड़का है और बालमपुर है, बालमपुर प्रेमपुर, उसमें कुछ नहीं है, मेरी ससुराल है वो। और कल लोग मेरे पास आए और उन पर ज़्यादा सख्ती हुई तो उन्होंने फ़ोटो डाल दिए, उन्होंने शादी कर ली दोनों ने। अब गांव के लोग इतना वो हो रहे हैं कि पंचायत करके कहते हैं आमने सामने घर है, हम उसे घुसने नहीं देंगे। तो क्या आप अपील करेंगी कि कम उम्र के बच्चियों को मोबाइल ना दें घर वाले? हाँ, मैं अपील करूंगी, घर वाले मोबाइल ना दें बेटियों को, और दें तो उस पर पूरी निगाह रखें। और सबसे पहले मैं माँओं को कहती हूँ अपनी यूपी की शिकोहाबाद की नगर पंचायत मक्खनपुर में अधिकारियों की लापरवाही के चलते इस भीषण गर्मी में 6 दिन से पानी नहीं मिलने से परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। पेयजल संकट को लेकर टूंडला विधानसभा के गांव पहाड़पुर में खूनी संघर्ष तक हो चुका है और उसके बावजूद अधिकारी कुंभकर्णी नींद में सोए हुए हैं। मक्खनपुर में गर्मी को देखते हुए पानी की समस्या जटिल होती जा रही है। लोगों को दूर दूर से समरसेबल से पानी भरकर लाना पड़ता है। अधिकारी पानी की समस्या दूर नहीं कर पा रहे हैं। 7 दिन से पानी नहीं आ रहा, महामारी फैली हुई, जनता बहुत परेशान है। देखो किन के नल समर्थ चल रहा है ये पानी, ये हमारी समर्थ चल रहा है। 6 दिन से भरवा रहे हो तुम पानी, तो जितने दिनों से पानी नहीं आ रहा उतने 6-7 दिनों से भरवा रहे हैं पानी। तो हमने वहाँ नगर पंचायत शिकायत की थी, नहीं शिकायत नहीं की है। बुलेटिन में फिलहाल वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा, आप बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद खबर दोपहर में एक बार फिर स्वागत है आपका। हिंदू धर्म में वट सावित्री व्रत सुहागिनों के लिए खास माना जाता है, बेहद खास माना जाता है। अपने पति की लंबी उम्र की कामना करने के लिए पिछले 1 साल से वट सावित्री व्रत का इंतजार कर रही महिलाओं का इंतजार अब पूरा हो गया है। इस पूजा को लेकर वाराणसी के बाजारों में रौनक दिखाई दी। पूजा सामग्री की दुकानों पर महिलाएं खरीदारी करने के लिए पहुंची। मान्यता है कि वट सावित्री व्रत करने से सुहागन महिलाओं को अखंड सौभाग्य और संतान की प्राप्ति होती है। शास्त्री मीना तिवारी के मुताबिक इस बार खास बात यह है कि वट सावित्री व्रत के दिन वृषभ राशि में सूर्य, चंद्रमा, बुध और राहु विराजमान रहेंगे। ज्योतिष शास्त्र में शुक्र को सौभाग्य और वैवाहिक जीवन का कारक माना जाता है। इस दिन वृषभ राशि में चतुर्ग्रही योग बनना बेहद खास माना जा रहा है। वट सावित्री का महत्व तो हमारे यहाँ
विविध प्रकार से धर्म ग्रंथों में, पुराण ग्रंथों में उपाख्यान है, जिसमें प्रमुख रूप से सत्यवान और सावित्री की कथा का आख्यान प्राप्त होता है कि एक माता सावित्री जो है व्रत के बल से ऐसे अल्पायु सत्यवान को भी यमराज के मुख से वापस ले आई और विजय को प्राप्त की। ये हमारे यहाँ नारी शक्ति की पूजा का विधान है। ये वट सावित्री व्रत नारी शक्ति की महिमा को वर्णन करता है, नारी शक्ति की प्रतिष्ठा को बतलाता है। उसके साथ साथ प्रकृति के साथ जो शक्ति है, प्रकृति के साथ जो प्रेम है, वट नाम के जो वृक्ष है, उस वट वृक्ष की पूजा करने से उस वट वृक्ष में षोडशोपचार पूजन का भी विधान है, पंचोपचार पूजन का भी विधान है। उसका विधिवत माताएं, हमारी देश की राष्ट्र की माताएं पूजन करती हैं, अर्चन करती हैं। उसके बल से उनके पत्र, पुत्र, प्रपौत्र, वर और पति सबको दीर्घायुष्य की प्राप्ति होती है। इसलिए ये व्रत केवल पति की दीर्घायुष्य के लिए नहीं है, ऐसा लोगों के अंदर एक भ्रम है। ये व्रत जो है, जो माताएं करती हैं, वो पति तो दीर्घायुष्यवान होता ही है, उसके साथ साथ वंश वृद्धि सजायते, वंश की। और खबर दोपहर में एक छोटे से ब्रेक के लिए आप रुकेंगे, जल्द हाजिर होंगे। देखते हैं आप, मैं हूं आपके साथ पल्लवी राजपूत। कोरोना की स्थिति दिल्ली में काफी बेकाबू। खबरनामा, खबर से असर तक शाम 5 बजे सिर्फ ANB न्यूज पर।